देखिए, दुनिया में जो भी कुछ होता है ना, उसके पीछे कुछ नियम होते हैं। एक तरह का अदृश्य ढांचा जो ये तय करता है कि किस देश की ताकत कहाँ तक है। इसी को कहते हैं राज्यों का क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि किसका कानून कब और किस पर लागू होगा। तो चलिए इस ग्लोबल पावर के खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। जब जुर्म की कोई सरहद नहीं होती, तो फिर इंसाफ की सरहद कौन तय करेगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और बस यहीं से क्षेत्राधिकार के नियमों की अहमियत शुरू होती है। सोचिए, अगर ये नियम होते ही नहीं तो क्या होता? हर देश अपने हिसाब से एक्शन लेता। एक देश की पुलिस दूसरे देश में घुस जाती और पूरी दुनिया में एक तरह का कंफ्यूजन और अराजकता फैल जाती। तो ये नियम सिर्फ कानूनी बातें नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल पीस बनाए रखने की एक तरह की गारंटी है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में देखते हैं कि दुनिया में शक्ति के ये अलग अलग दायरे एक दूसरे से कैसे टकराते हैं और ये नियम उन्हें कैसे संभालते हैं। तो आखिर ये जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार है क्या चीज? इसे किसी भी देश का एक पावर बबल समझिए। ये वो दायरा है जिसके अंदर एक देश अपने कानून बना सकता है, अपनी अदालतें चला सकता है और उन कानूनों को लागू भी कर सकता है। ये उसकी आज़ादी यानी उसकी सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा सबूत है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इस पावर के 3 अलग-अलग रूप होते हैं। पहला, कानून बनाने की शक्ति, जिसे निर्देशात्मक या प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं। दूसरा, उन कानूनों को अपनी अदालतों में लागू करने की शक्ति, यानी न्यायिक। और तीसरा, उन फैसलों को जमीन पर उतारने की शक्ति, मतलब गिरफ्तारी या जांच करना, जिसे हम प्रवर्तन या एनफोर्समेंट कहते हैं। और पता है, इन तीनों में से जो तीसरा वाला है ना, एनफोर्समेंट, वो सबसे जरूरी और सख्त है। कोई देश भले ही ऐसा कानून बना दे जिसका असर उसकी सीमाओं के बाहर हो, लेकिन वो अपनी पुलिस या एजेंसीज को किसी दूसरे देश में उसकी इजाजत के बिना नहीं भेज सकता। ये एक लक्ष्मण रेखा है जो हर देश की सॉवरेनिटी का सम्मान करती है। ओके, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, वो 5 सिद्धांत जिनके बेसिस पर कोई भी देश अपने क्षेत्राधिकार का दावा करता है। यही है वो ग्लोबल रूल बुक। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है टेरिटोरियल प्रिंसिपल। ये बहुत सीधा और आसान है। अगर कोई घटना किसी देश की जमीन पर हुई है तो वहां उसी देश का कानून चलेगा। सिंपल। हाँ, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसके 2 पहलू हैं। एक है व्यक्तिपरक, मतलब अगर कोई अपराध देश में शुरू हुआ तो कानून लागू होगा। और दूसरा है वस्तुनिष्ठ, मतलब अपराध भले ही कहीं और हुआ हो, लेकिन अगर उसका असर देश के अंदर हुआ है तब भी वहां का कानून लागू हो सकता है। और इस प्रिंसिपल की नींव पता है कहाँ से आई? 1927 के एक बहुत ही फेमस लोटस केस से। इस केस ने एक बड़ा नियम तय किया कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी काम के लिए मना न करे, तब तक एक देश अपने क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला प्रिंसिपल। अब आते हैं दूसरे पर, जो जमीन से नहीं बल्कि इंसान की नागरिकता से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश का कानून उसके नागरिक के साथ एक परछाई की तरह चलता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों न हो। अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में कोई अपराध करता है तो भारत सरकार भी उस पर अपने कानूनों के तहत मुकदमा चला सकती है। अब जो अगला प्रिंसिपल है ना, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। ये अपराधी पर नहीं बल्कि पीड़ित की नागरिकता पर ध्यान देता है। तो मतलब सीधा सा है, अगर किसी देश का कोई नागरिक किसी दूसरे देश में किसी आतंकवादी हमले या साइबर क्राइम का शिकार होता है तो उसका देश अपराधियों पर कार्रवाई करने का दावा कर सकता है, भले ही अपराध या अपराधी का उस देश से कोई और कनेक्शन ना हो। ये वाला प्रिंसिपल एक तरह से देश की सेल्फ डिफेंस का कानूनी अधिकार है। ये देशों को उन खतरों से बचाता है जो सीधे उनकी सुरक्षा और स्थिरता पर हमला करते हैं, चाहे वो खतरा कहीं से भी आ रहा हो। जरा सोचिए, कोई कहीं दूर किसी देश में बैठकर हमारे देश की नकली करेंसी छाप रहा है या देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। ये सिद्धांत कहता है कि देश को ऐसे लोगों पर एक्शन लेने का पूरा हक है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और फिर आता है आखिरी और शायद सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, जो सबसे बड़े और भयानक अपराधों के लिए बनाया गया है।
देखिए, ये प्रिंसिपल कहता है कि कुछ क्राइम इतने भयानक होते हैं, इतने घिनौने होते हैं कि उन्हें किसी एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ माना जाता है, जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध या गुलामी। ऐसे अपराधियों के लिए दुनिया में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। उन्हें कोई भी देश पकड़कर न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो ये थे वो 5 मेन रूल्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन नियमों के कुछ बहुत जरूरी अपवाद भी हैं। मतलब कुछ लोगों और संस्थाओं को इन नियमों से छूट मिली हुई है। इसमें 2 सबसे जरूरी हैं। एक है सॉवरेन इम्यूनिटी, जिसका सीधा मतलब है कि आप किसी दूसरे देश की सरकार पर उसकी अपनी अदालतों में केस नहीं कर सकते। और दूसरा है डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी, जो राजदूतों और डिप्लोमैट्स को मेजबान देश के कानूनों से बचाती है, ताकि वो बिना डरे अपना काम कर सकें। और हाँ, ये सारे प्रिंसिपल सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असली अदालती केस से निकल कर आए हैं। लोटस केस ने क्षेत्रीयता की नींव रखी, तो वहीं पिनोशे केस ने ये दिखाया कि मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्षों की इम्यूनिटी की भी एक सीमा होती है। तो इन सारे नियमों, प्रिंसिपल्स और एक्सेप्शंस के बाद सवाल ये है कि इन सबका आखिर मतलब क्या है? बिग पिक्चर क्या है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्षेत्राधिकार का ये पूरा ढांचा एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ हर देश की अपनी आज़ादी और अपनी ताकत है, तो दूसरी तरफ बाकी देशों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी, ताकि दुनिया में एक व्यवस्था बनी रहे। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इंटरनेट ने सरहदों को काफी हद तक मिटा दिया है और इंसान अब स्पेस तक पहुंच गया है। ऐसे में क्या क्षेत्राधिकार के ये पुराने नियम भविष्य की इन चुनौतियों से निपटने के लिए काफी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा।